हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल बैक टू द बेसिक्स। दोस्तों, हमारे चैनल का एक ही लक्ष्य है टू क्लियर यूपीएससी एग्जामिनेशन विदाउट एनी फियर। और दोस्तों, बिना डर के यूपीएससी निकालने के लिए मैं आप सभी लोगों के लिए लेकर के आया हूँ 75 डेज प्रीलिम्स चैलेंज। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो 75 डेज प्रीलिम्स चैलेंज से रिलेटेड जो वीडियो है उसको देखिए। और अगर आपको लगता है कि 2024 में आपको प्रीलिम्स निकालना ही निकालना है और आप इस कार्य के लिए कोई भी अमाउंट ऑफ मेहनत करने के लिए तैयार है, तो आप उस प्लान से मेरे साथ जुड़ जाइए। मेरे टेलीग्राम चैनल CSE विथ आनंद मोहन को आपको ज्वाइन कर लेना है और वहाँ पर जो भी रेलेवेंट डिटेल्स दी गई है उसको एकदम 100% मन लगा करके फॉलो करना है। कोई भी प्रॉब्लम आती है, डाउट आती है, तो मैं लगभग 24 आवर्स आप सभी लोगों के लिए अवेलेबल हूँ। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं PT 365 इकोनॉमी का ये अगला सेक्शन। आज हम लोग एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो टॉपिक्स हैं उसको डिस्कस करेंगे। जो भी चीज़ें मैं बोलूँगा वो आप लिख लेंगे आपके शॉर्ट नोट्स में। बाकी सारी चीज़ें आपके लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है। तो सबसे पहला जो आर्टिकल है दोस्तों वो है फर्टिलाइजर सेक्टर से रिलेटेड। ठीक है, तो कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स ने कुछ पैकेज अप्रूव किया है फॉर फार्मर्स। ठीक है, तो उससे अपने को कोई मतलब नहीं है। आपको ये देखना है कि कौन कौन से स्कीम्स हैं विथ रिस्पेक्ट टू फर्टिलाइजर सेक्टर। तो सबसे पहला है PM प्रणाम स्कीम। ठीक है, एक बात याद रखिए कि इन स्कीम्स के बारे में हम लोग बस यहाँ पर सुनेंगे। एक गवर्नमेंट स्कीम्स करके एक जो मैगजीन आएगी उसमें हम लोग इन स्कीम्स के बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल में कवर करेंगे। ठीक है, बाकी जहाँ अगर लिखने बोलूँ तो उसको लिख लेना। तो PM प्रणाम के बारे में आप बस इतना लिख लो कि ये जो है टू इंसेंटिवाइज स्टेट्स यूटीज टू प्रमोट अल्टरनेट फर्टिलाइजर्स एंड बैलेंस यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स। ये चीज़ आप लिख लीजिए। ये बेसिकली क्या है कि जो ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स वगैरह को प्रमोट करने के लिए ये स्कीम लाई गई है। ठीक है, फिर दूसरा है मार्केट डेवलपमेंट असिस्टेंस फॉर प्रमोटिंग ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स फ्रॉम गोवर्धन प्लांट्स। तो गोवर्धन प्लांट्स क्या कर रही है दोस्तों, जो एनिमल वेस्ट है, ठीक है, उसको कन्वर्ट कर रही है आपका एनर्जी में, और उससे जो स्लरी बच रहा है, ठीक है, उसको कन्वर्ट किया जाएगा फिर किसमें, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स में। तो इससे रिलेटेड असिस्टेंस है। अगेन डोंट हैव टू राइट एनीथिंग। अब आपको लिखना है यूरिया गोल्ड के बारे में। प्लीज़ राइट कि यूरिया गोल्ड क्या है। यूरिया गोल्ड इज सल्फर कोटेड यूरिया। यूरिया गोल्ड इज सल्फर कोटेड यूरिया, जो कि क्या करेगा, सल्फर डिफिशियंसी को कम करेगा। ठीक है, ध्यान में ये रहे कि यूरिया गोल्ड इज मोर इकोनॉमिकल एंड एफिशिएंट देन नीम कोटेड यूरिया। प्लीज़ इसको लिख लीजिएगा। कहीं आपसे स्टेटमेंट में ऐसा पूछ सकता है कि नीम कोटेड यूरिया इज मोर इकोनॉमिकल एंड एफिशिएंट देन गोल्ड यूरिया या यूरिया गोल्ड, और आपको पता नहीं रहेगा तो आप गलत कर सकते हैं। तो यूरिया गोल्ड क्या है, सल्फर कोटेड यूरिया है। ठीक है, और जो कि मोर एफिशिएंट देन नीम कोटेड यूरिया है। इसको आप लिख लीजिए। फिर देखिए दोस्तों, जो यूरिया सब्सिडी स्कीम है उसको एक्सटेंड कर दिया गया है। ठीक है, बाकी इससे आपको कोई मतलब नहीं है, ज़्यादा लिखिए मत। ठीक है, जो लिखने बोलूँ बस तभी लिखना, अदरवाइज। अब देखिए फर्टिलाइजर इंडस्ट्री इंडिया में क्या है दोस्तों, फर्टिलाइजर इंडस्ट्री जो इंडिया में है वो टोटल 8 कोर इंडस्ट्रीज में से एक है। अब इसी के साथ आपको अपने कॉपी में लिख लेना चाहिए कि 8 कोर इंडस्ट्रीज कौन कौन से हैं, इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर वेटेज इन द इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। ठीक है, तो इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेटेज इन द इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। आप इसको लिख लीजिए प्लीज़। ठीक है, आप वीडियो को चाहे पॉज करके गूगल से ये करके उसको प्लीज़ लिख करके एकदम याद कर लीजिए अभी कभी। ठीक है, अब देखिए यूरिया जो है दोस्तों, टोटल फर्टिलाइजर कंजम्पशन में हमारा 2/3 जो अकाउंट करता है। ठीक है, यानी फर्टिलाइजर अगर 100 kg कंज्यूम हो रहा है इंडिया में, तो उसमें से 67 kg जो है वो यूरिया है। तो इसको लिख लीजिए। ये पॉइंट आपको लिख लेना है कि यूरिया 2/3 ऑफ ओवरऑल फर्टिलाइजर कंजप्शन। और यहाँ फर्टिलाइजर के बारे में ये नहीं लिखना है सिर्फ कि 8 कोर इंडस्ट्रीज, आपको टोटल 8 कोर इंडस्ट्रीज के नेम ही लिख लेना है इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस। ठीक है, बाकी आप समझिए पोटास को ज़्यादातर इंपोर्ट किया जाता है। अब देखिए फर्टिलाइजर्स के टाइप्स आपको लिखने हैं दोस्तों। फर्टिलाइजर्स के टाइप्स आप लिखेंगे प्राइमरी फर्टिलाइजर्स। ठीक है, प्राइमरी फर्टिलाइजर्स में आप लिखेंगे सीधा यूरिया, फिर आपका लिखेंगे फॉस्फेट, और तीसरा लिखेंगे पोटास। यूरिया यानी कि देखिए N, P और K, ये हो गया आपका प्राइमरी फर्टिलाइजर्स। तो N मिलेगा किससे, यूरिया से। P यानी फॉस्फोरस मिलेगा आपको किससे, फॉस्फेटिक यानी डाई अमोनियम फॉस्फेट से,
और के यानी पोटास मिलेगा पोटासिक फर्टिलाइजर से यानी म्यूरिएट ऑफ पोटास से। ठीक है, तो ये है प्राइमरी फर्टिलाइजर। सेकेंडरी फर्टिलाइजर्स में आप नाम आप लिख लीजिए क्या क्या है, कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर, CMg और S, CAMg और S, ये हो गया आपका सेकेंडरी फर्टिलाइजर। सेकेंडरी फर्टिलाइजर बस आप सेकेंडरी फर्टिलाइजर लिख करके ये 3 नाम लिख लीजिए। फिर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में आपको लिखना है आयरन, जिंक, बोरॉन, क्लोराइड एटसेट्रा। ठीक है, प्राइमरी फर्टिलाइजर याद रखना है NPK, सेकेंडरी फर्टिलाइजर याद रखना है कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स याद रखना है आपको आयरन, जिंक, बोरॉन, ये सारा लिख लीजिए। ठीक है, अब इंडिया के फर्टिलाइजर सेक्टर के बारे में समझ लीजिए कि इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट फर्टिलाइजर कंज्यूमर है। ठीक है, और फर्स्ट लार्जेस्ट कंज्यूमर कौन है, चाइना है, और थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। ये 2 पॉइंट आप लिख लीजिए, इंडिया इज सेकेंड लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ फर्टिलाइजर एंड थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ फर्टिलाइजर। आफ्टर राइटिंग दिस अब आप आ जाइए फॉस्फोरस सेक्टर में। ठीक है, यहाँ लिख लीजिए एक पॉइंट, फॉस्फोरस सेक्टर के बारे में लिख करके लिखिए, इंडिया इज वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इंपोर्टर ऑफ फॉस्फोरस, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इंपोर्टर ऑफ फॉस्फोरस। ठीक है, अब इंडिया में फॉस्फोरस कहाँ कहाँ से, फॉस्फेट रॉक कहाँ कहाँ से मिलता है, तो राजस्थान और मध्य प्रदेश से इंडिया में फॉस्फेट रॉक्स मिलता है। एकदम सिंपल लिखिए, फॉस्फेट रॉक्स इंडिया में, ऐसे कुछ और कुछ मत लिखिए, राजस्थान एंड MP, बस इतना लिख लीजिए। ठीक है, अब देखिए बाकी सम डिपॉजिट्स और कहाँ कहाँ पाए जाते हैं वो सब की जरूरत आपको नहीं है। अब देखिए जो फॉस्फोरस इंडिया में इंपोर्ट किया जाता है दोस्तों, उसमें एक प्रॉब्लम ये है कि कैडमियम इम्प्योरिटीज उसमें रहती है। तो लिख लीजिए प्रॉब्लम, प्रॉब्लम लिख करके लिख दीजिए, प्रॉब्लम लिख दीजिए कैडमियम इम्प्योरिटी। जनरली फॉस्फेट रॉक्स के साथ कैडमियम भी पाया जाता है, तो कैडमियम इम्प्योरिटी उसमें मिलती है, ये आपका प्रॉब्लम है। अब देखिए फॉस्फोरस अवेलेबिलिटी से रिलेटेड क्या क्या प्रॉब्लम्स है, जस्ट लिसन कि मोस्ट ऑफ द फॉस्फोरस है वो एग्जिस्ट करता है कैडमियम के साथ, तो ये इसका एक प्रॉब्लम है। कैडमियम एक हैवी मेटल है। ठीक है, फिर देखिए वर्ल्ड का मैक्सिमम जो फॉस्फोरस रिजर्व है वो बहुत कुछ ही कंट्रीज के पास है, जैसे मोरक्को, वेस्टर्न सहारा, चाइना, अल्जीरिया, इन्हीं कंट्रीज ने वर्ल्ड के फॉस्फोरस रिजर्व्स पर अपना कब्जा बनाया हुआ है। फिर देखिए फॉस्फोरस के हार्मफुल इफेक्ट्स क्या क्या हैं दोस्तों, तो ये क्या करता होता है, वाटर बॉडीज में चला जाता है और फिर वहाँ पर ये सीवेज, ठीक है, सीवेज के थ्रू चला जाता है और वहाँ पर ये एल्गल बूम क्रिएट करता है। आपको पता है कि जब वाटर बॉडीज में एक्सेस न्यूट्रिएंट मिल जाते हैं तो वहाँ पर एल्गी जो है बहुत ज़्यादा तेज़ी से ग्रो करता है, जिसको कि हम लोग एल्गल बूम बोलते हैं। ठीक है, एल्गल ब्लूम बोलते हैं, ब्लूम नहीं एल्गल बूम होता है। ठीक है, फिर देखिए बहुत सारे फर्टिलाइजर जिसमें कि कैडमियम मिले होते हैं, तो उससे आपका हार्ट डिजीज होता है। ठीक है, उससे हार्ट डिजीज हो सकता है, तो कैडमियम से आप लिख लीजिए, कैडमियम से क्या हो सकता है, आपको हार्ट डिजीज हो सकता है। वैसे एक डिजीज है जिसका नाम है इटाई, इटाई, तो ये आपको बताना है कि किस पॉल्यूशन से ये इटाई डिजीज हो सकता है। साथ में आप बताइए ब्लू बेबी सिंड्रोम किसके कारण हो सकता है। ये सारी चीज़ें नहीं आपको पता है ना, तो आगे जहाँ पर भी ये देखने को मिले तो वहाँ ध्यान से सुन लीजिएगा। ठीक है, बाकी आपको फिलहाल ये बताना इटाई डिजीज किस पॉल्यूशन के कारण होता है। ठीक है, आई दोस्तों फॉस्फोरस पॉसिटी को घटा कैसे सकते हैं, अगेन ये सब कुछ भी लिखना नहीं है। ठीक है, तो कैसे घटा सकते हैं, आप प्रिसीजन एग्रीकल्चर करिए, यानी जितनी फर्टिलाइजर्स की जरूरत है बस उतने में ही काम चलाने का प्रयास करिए। फिर लो इनपुट एग्रो इकोलॉजिकल अप्रोच लगे, ऐसा अप्रोच से एग्रीकल्चर करिए जिसमें इनपुट कम लगे। ठीक है, फिर अर्बन सीवेज जो आपका नाली वगैरह होता है उसको माइन करेंगे तो वहाँ से भी आपको बहुत सारा फॉस्फोरस मिल सकता है। अर्बन सीवेज की माइनिंग से आपको बहुत सारा फॉस्फोरस मिल सकता है। अब आइए दोस्तों माइनर इरिगेशन के ऊपर अगला आर्टिकल है। तो सबसे पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि 3 टाइप के एग्रीकल्चर होते हैं, 3 टाइप के इरिगेशन होते हैं, मेजर इरिगेशन, मीडियम इरिगेशन और माइनर इरिगेशन। ये बेसिकली प्रोजेक्ट्स हैं, मेजर इरिगेशन प्रोजेक्ट्स, मीडियम इरिगेशन प्रोजेक्ट्स और माइनर इरिगेशन प्रोजेक्ट्स। और इसको प्लीज़ इसका सब डिवीज़न आपको याद रखना है। तो इसको आप लिख लेंगे कि मेजर इरिगेशन प्रोजेक्ट्स का मतलब है कि कल्टिवेबल कमांड एरिया जो होना चाहिए वो 10,000 हेक्टेयर से ज़्यादा होना चाहिए, यानी कि 10,000 हेक्टेयर से ज़्यादा एग्रीकल्चरल एरिया को अगर किसी एक प्रोजेक्ट के द्वारा इरिगेट किया जा रहा है तो दैट प्रोजेक्ट विल बी कॉल्ड एज मेजर इरिगेशन प्रोजेक्ट। ऑलराइट, इसको आप लिख लीजिए दोस्तों। अगला आप लिखिए कि
मीडियम इरिगेशन प्रोजेक्ट किसको बोलेंगे? जब कल्टीवेबल कमांड एरिया 2000 हेक्टेयर से लेकर के 10,000 हेक्टेयर के बीच रहेगा तो उसको मीडियम इरिगेशन प्रोजेक्ट बोलेंगे। ठीक है। फिर माइनर इरिगेशन प्रोजेक्ट तब बोलेंगे जब कल्टीवेबल कमांड एरिया 2000 हेक्टेयर से कम होगा, तब बोलेंगे। ठीक है। अब देखिए, रिसेंटली इसी से रिलेटेड जो मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति है उसने 6th सेंसस रिपोर्ट ऑन माइनर इरिगेशन स्कीम्स ये रिलीज किया है। ठीक है। बाकी ये सबसे मतलब नहीं। फर्स्ट सेंसस इसका हुआ था दोस्तों 1986-87 में, इसका रिपोर्ट 1993 में पब्लिश हुआ था, वो सब छोड़ दीजिए। जो सोर्सेस होते हैं माइनर इरिगेशन प्रोजेक्ट्स के, वो सरफेस वाटर भी हो सकते हैं और ग्राउंड वाटर भी हो सकते हैं। लेकिन मेजर और मीडियम प्रोजेक्ट्स के जो सोर्सेस होते हैं, वाटर रिसोर्सेस होते हैं, वो मेनली सरफेस वाटर रिसोर्स होते हैं दोस्तों। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है। माइनर इरिगेशन सेक्टर मेनली आपका इम्प्लीमेंट किया जाता है स्टेट गवर्नमेंट्स के द्वारा। ठीक है। और स्टेट इसके लिए अलग अलग स्टेट स्पेसिफिक स्कीम्स लेकर के आती हैं। आपको मैंने बताया कि माइनर इरिगेशन स्कीम्स ग्राउंड वाटर के थ्रू भी उसको वाटर प्रोवाइड किया जा सकता है और सरफेस वाटर के थ्रू भी उसको वाटर प्रोवाइड किया जा सकता है। तो ग्राउंड वाटर के थ्रू जो वाटर प्रोवाइड किया जाता है, तो इसमें डग वेल्स हैं, बोर वेल्स हैं, शैलो ट्यूब वेल्स हैं, मीडियम ट्यूब वेल्स हैं और डीप ट्यूब वेल्स हैं। सरफेस वाटर के थ्रू जो जिनको वाटर प्रोवाइड किया जाता है उसमें है टैंक्स, चेक डैम्स, फिर आपका कंजर्वेशन कम ग्राउंड वाटर रिचार्ज, इस टाइप का सिस्टम इसमें यूज होता है। ठीक है। तो अगेन इसमें से कुछ भी आपको लिखने की जरूरत नहीं है। देखिए, ये एक स्कीम है रैशनलाइजेशन ऑफ माइनर इरिगेशन स्टैटिस्टिक्स। ठीक है। ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड प्लान स्कीम है जिसको कि लॉन्च किया गया था 1987-88 में, और ये बाद में बन गया सेंट्रल सेक्टर प्लान स्कीम डेवलपमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज इंफॉर्मेशन सिस्टम। डेवलपमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज इंफॉर्मेशन सिस्टम इसका पार्ट ये बन गया, जिसका कि मेन ऑब्जेक्टिव है इज टू बिल्ड ए कॉम्प्रिहेंसिव एंड रिलायबल डेटाबेस इन द माइनर इरिगेशन सेक्टर फॉर इफेक्टिव प्लानिंग एंड पॉलिसी मेकिंग। तो आप सीधा ये लिख लीजिए कि डेवलपमेंट ऑफ वाटर रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम, डेवलपमेंट ऑफ वाटर रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम, ऑब्जेक्टिव ऐसे करके, ऑब्जेक्टिव ऊपर करके, और ये लिख लीजिए टू बिल्ड ए कॉम्प्रिहेंसिव एंड रिलायबल डेटाबेस इन द माइनर इरिगेशन सेक्टर। बस, बाकी आपको पता ही है कि डेटाबेस बनाएंगे तो उसे प्लानिंग करेंगे, पॉलिसी मेकिंग करेंगे, वो सब लिखने की जरूरत नहीं है। अब देखिए, फर्स्ट सेंसस ऑफ वाटर बॉडी जो हुआ है दोस्तों, ध्यान रहे, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें पता चली है। इट वॉज कंडक्टेड इन कन्वर्जेंस विद द 6th माइनर इरिगेशन स्कीम्स यूजिंग 2017-18 एज द रेफरेंस ईयर। तो दोस्तों 2017-18 को रेफरेंस ईयर मान करके जो 6th माइनर इरिगेशन स्कीम्स का सर्वे किया गया, उसी के साथ साथ ये आपका फर्स्ट सेंसस ऑफ वाटर बॉडीज भी कंडक्ट किया गया, और इसका ऑब्जेक्टिव ये था कि टू डेवलप अ नेशनल डेटाबेस फॉर ऑल वाटर बॉडीज। तो ये आप लिख लीजिए, फर्स्ट सेंसस ऑफ वाटर बॉडीज, ऑब्जेक्टिव टू डेवलप अ नेशनल डेटाबेस फॉर ऑल वाटर बॉडीज, ये आपको लिख लेना है। ठीक है। बाकी ये सारी चीज़ें हैं जिसमें से ये इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर देखिए, ये चीज़ आप लिख लीजिए कि माइनर इरिगेशन में 98% जो है वो ग्राउंड वाटर बेस्ड है। इस चीज़ को आप लिख लीजिए, माइनर इरिगेशन में 94% इज ग्राउंड वाटर बेस्ड एंड रेस्ट जो है वो सरफेस वाटर बेस्ड है। यानी मेजरली आपका जो माइनर इरिगेशन का काम हो रहा है वो ग्राउंड वाटर के सहारे से हो रहा है। ठीक है। सबसे ज़्यादा जो माइनर इरिगेशन प्रोजेक्ट्स हैं वो कहाँ पर हैं? वो यूपी में है, उसके बाद महाराष्ट्र, एमपी, तमिलनाडु, ये सब में है। तो सबसे ज़्यादा ग्राउंड वाटर ये आपके माइनर इरिगेशन प्रोजेक्ट्स हैं यूपी में, ये आप लिख सकते हैं। फिर देखिए, सबसे ज़्यादा माइनर इरिगेशन जो प्रोजेक्ट्स हैं उसमें भी सबसे ज़्यादा शेयर किसका है? डग वेल्स का है। ठीक है। तो जो जिसको खोदा हुआ कुआं बोलते हैं ना, ठीक है,
तो वो है आपका माइनर इरिगेशन प्रोजेक्ट्स के अंदर में सबसे ज़्यादा नंबर किसका है, डग वेल्स का है। ठीक है, फिर देखिए मेजरली जो माइनर इरिगेशन प्रोजेक्ट्स हैं वो प्राइवेटली ओन्ड है। ठीक है, ये आप लिख लीजिए, मेजरली जो माइनर इरिगेशन प्रोजेक्ट्स आर प्राइवेटली ओन्ड। ठीक है, ये आप चाहें तो लिख सकते हैं 96%। तो ये हो गया आपका दोस्तों सारा। देखिए मैंने जो जो चीज़ें आपको एकदम शॉर्ट में बोला लिखने के लिए वो लिख लेना है आपको। ठीक है, क्या क्या लिख लेना है कि मेजरली जो माइनर इरिगेशन प्रोजेक्ट्स हैं वो ग्राउंड वाटर बेस्ड हैं, सबसे ज़्यादा माइनर इरिगेशन प्रोजेक्ट्स हैं वो यूपी में है। उसके बाद आप सेकेंड नंबर वाला भी लिख सकते हैं महाराष्ट्र, बट उससे ज़्यादा मत लिखिए। फिर आप लिखिए सबसे ज़्यादा माइनर इरिगेशन जो प्रोजेक्ट्स हैं वो डग वेल्स के रूप में है। ठीक है, और मैक्सिमम जो आपके माइनर इरिगेशन प्रोजेक्ट्स हैं 96% वो प्राइवेटली ओन्ड हैं। इतना आपको लिख लेना है। अब आइए दोस्तों हम लोग आते हैं भारतीय बीज सहकारी समिति लिमिटेड, इसके बारे में बात करते हैं, जिसको कि इस्टेब्लिश किया गया है 2023 में टू प्रोवाइड सर्टिफाइड एंड साइंटिफिकली प्रिपेयर्ड सीड्स टू एवरी फार्मर इन द कंट्री। तो इसको आपको लिखना तो है, अब जितना शॉर्ट में आप लिख सकते हैं इस लाइन को वो लिख लीजिए। नाम पूरा लिख लीजिए, भारतीय बीज सहकारी समिति लिमिटेड। तो पूरा लिखने के बाद एक बार शॉर्ट में लिख लीजिए भारतीय बीज सहकारी समिति लिमिटेड। यहाँ ऊपर में लिख लीजिए ऐसे इस्टेब्लिश्ड 2023। ठीक है, टू, अब नीचे लिख लीजिए टू प्रोवाइड सर्टिफाइड एंड साइंटिफिक सीड्स टू फार्मर्स। टू प्रोवाइड सर्टिफाइड एंड साइंटिफिक सीड्स टू फार्मर्स। बस इतना लिख करके ये आपका इसका पूरा पर्पस हो गया। भारतीय बीज सहकारी समिति लिमिटेड इस्टेब्लिश 2023 टू प्रोवाइड सर्टिफाइड एंड साइंटिफिक सीड्स टू फार्मर्स। ठीक है, अब देखिए ये है इस्टेब्लिश्ड अंडर मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट ऑफ 2002। ये आपको लिखना जरूरी है, इस्टेब्लिश्ड अंडर मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट ऑफ 2002। तो वो जहाँ ऊपर इस्टेब्लिश्ड लिखे थे ना उसी के ऊपर लिख लीजिएगा मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट के तहत इसको किया गया है, यानी कि ये कोऑपरेटिव सोसाइटी है। ठीक है, अब ये क्या क्या काम करेगा, ये करेगा काम ट्रेडिशनल सीड कंजर्वेशन करेगा, प्रमोशन एंड रिसर्च करेगा। अब बाकी ये सब आपको देख लेना है कि ट्रेडिशनल सीड्स हैव टू बी कंजर्व्ड एंड पास ऑन टू कमिंग जनरेशन। ये सब ठीक है कि ट्रेडिशनल सीड्स को बचाना है और आगे जनरेशन तक उसको पहुंचाना है। ठीक है, अब देखिए ये जो भारतीय बीज सहकारी समिति लिमिटेड है इसको कौन कौन प्रमोट कर रहा है मिल करके, तो यहाँ पर आप लिख लीजिए इफ़को, नाफेड, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन और कृषक भारती कॉरपोरेशन लिमिटेड। इफ़को, खिबको, नाफेड, एनडीडीबी, एनसीडीसी। ठीक है, तो इफ़को को तो शॉर्ट में ही लिख लीजिएगा, नाफेड को शॉर्ट में लिख लीजिएगा, एनसीडीसी एनडीडीबी को शॉर्ट में लिख लीजिएगा और कृषक भारती कॉरपोरेशन को आप फुल फॉर्म में लिख लीजिएगा, क्योंकि इसका शायद आपको पहले से नाम नहीं पता होगा। ठीक है, तो बाकी सबको BBSSL ज्वाइंटली प्रोमोटेड बाई इफ़को, नाफेड, एनडीडीबी, एनसीडीसी एंड खिबको, कृषक भारतीय कोऑपरेटिव लिमिटेड। ऑलराइट, आज ये दोस्तों सीड सर्टिफिकेशन के ऊपर में मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर ने साथी पोर्टल लॉन्च किया है सीड सर्टिफिकेशन के लिए। तो ये चीज़ तो एकदम यहीं पर लिख लीजिए, एकदम मेन पॉइंट इस आर्टिकल का यही है। तो लिख लीजिए साथी पोर्टल क्या है, फुल फॉर्म लिख लीजिए सीड ट्रेसेबिलिटी ऑथेंटिकेशन एंड होलिस्टिक इन्वेंट्री पोर्टल। तो उससे आपको इसका काम ही पता चल जाएगा, सीड ट्रेसेबिलिटी ऑथेंटिकेशन एंड होलिस्टिक इन्वेंट्री पोर्टल। ठीक है, और लिख लीजिए किस मिनिस्ट्री के द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर। तो ये है आपका सीड सर्टिफिकेशन के लिए साथी पोर्टल लाया गया है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर के द्वारा। अब यहाँ पर कुछ ऐसे इशूज़ देख लेते हैं सीड सर्टिफिकेशन से रिलेटेड क्या क्या इशूज़ हैं। तो डिमांड्स की अनप्रेडिक्टेबिलिटी रहती है, प्लस जो सर्टिफाइड सीड्स रहते हैं दोस्तों उसका सेल्फ लाइफ बहुत शॉर्ट रहता है। फिर देखिए सर्टिफाइड सीड्स का लैक ऑफ एक्सेस होता है, फिर लैक ऑफ इफेक्टिव मॉनिटरिंग होता है टू कंट्रोल सीड क्वालिटी, यानी कि किस क्वालिटी का सीड जो है मार्केट में अवेलेबल है या नहीं है, इसका क्वालिटी कंट्रोल करना बहुत ही डिफिकल्ट है। अब देख लीजिए ये जो साथी पोर्टल है ये क्या है। तो साथी पोर्टल एक सेंट्रलाइज्ड ऑनलाइन सिस्टम है
जो कि क्या करेगा, चैलेंजेज ऑफ सीड प्रोडक्शन, क्वालिटी सीड आइडेंटिफिकेशन एंड सीड सर्टिफिकेशन को डील करेगा। ये जो है सीड ऑथेंटिसिटी को ट्रेस करेगा थ्रू QR कोड सिस्टम। तो इसी में लिख लीजिए, ये पोर्टल है ना, उसी के नीचे लिख दीजिएगा ऐसे QR कोड सिस्टम, इसमें QR कोड सिस्टम है, ठीक है। अब देखिए पोर्टल लॉन्च किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर के द्वारा, डेवलप किसके द्वारा किया गया है, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर के द्वारा, ठीक है। तो लिख लीजिए डेवलप्ड बाय नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर, पूरा लिख लीजिए। फिर देख लीजिए सीड्स विथ वैलिड सर्टिफिकेशन कैन ओनली बी सोल्ड बाय वैलिड लाइसेंस्ड डीलर्स टू सेंट्रली रजिस्टर्ड फार्मर्स हु विल रिसीव सब्सिडी थ्रू DBT डायरेक्टली इनटू देयर प्री वैलिडेटेड बैंक अकाउंट्स। तो ये सब आपको ध्यान में रखना है। देखिए इंडिया में जो लीगल स्टेटस टू सीड सर्टिफिकेशन है ये दिया जाता है इनैक्टमेंट ऑफ सीड्स एक्ट 1966 के द्वारा। अब ध्यान रहे कि सीड सर्टिफिकेशन वॉलेंट्री है, इंडिया में सीड सर्टिफिकेशन वॉलेंट्री है बट लेबलिंग कंपलसरी, यानी कि सर्टिफिकेशन मतलब सर्टिफाइड सीड्स ही बेचना जरूरी नहीं है, लेकिन सीड्स के ऊपर ये मेंशन होना जरूरी है कि ये सर्टिफाइड है या फिर नहीं है, ये सर्टिफाइड है या कि नॉन सर्टिफाइड है, ये मेंशन होना जरूरी है। सर्टिफाइड सीड्स भी आप बेच सकते हैं, नॉन सर्टिफाइड सीड्स भी बेच सकते हैं, बट सर्टिफाइड सीड्स के ऊपर आपको मेंशन करना है कि दिस इज अ सर्टिफाइड सीड्स, और नॉन सर्टिफाइड सीड्स के ऊपर भी आपको ये मेंशन करना है कि दिस इज बेसिकली ए नॉन सर्टिफाइड सीड। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है, तो ये आपको समझ लेना दोस्तों। फिर देखिए इंडिया ने एक प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वेराइटीज एंड फार्मर्स राइट्स अथॉरिटी ये एक्ट लाया था, ठीक है, टू इंश्योर अवेलेबिलिटी ऑफ क्वालिटी सीड्स एंड प्लांटिंग मटेरियल टू फार्मर्स, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। तो इस चीज को पसा पॉइंट लिख लीजिए कि लीगल सीड स्टेटस टू सीड सर्टिफिकेशन प्रोवाइडेड बाय इनैक्टमेंट ऑफ सीड्स एक्ट 1966, जो लीगल स्टेटस टू सीड सर्टिफिकेशन प्रोवाइड किया जाता है सीड्स एक्ट 1966 के द्वारा। अब आ जाइए दोस्तों, फूड स्टोरेज के ऊपर एक बहुत बड़ा काम हो रहा है। तो इसको समझते हैं कि ये फूड स्टोरेज के ऊपर क्या हो रहा है। तो देखिए एक वर्ल्ड का लार्जेस्ट ग्रेन स्टोरेज प्लान इन कोऑपरेटिव सेक्टर, ये यूनियन कैबिनेट ने हाल फिलहाल जो है अप्रूव किया है। तो लार्जेस्ट ग्रेन स्टोरेज प्लान क्या है कि इंडिया में देखिए कोऑपरेटिव स्ट्रक्चर को समझ लीजिए। एक विलेज लेवल पर कोऑपरेटिव होता है जिसको बोलते हैं प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी, इसके बाद डिस्ट्रिक्ट लेवल कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है और उसके बाद स्टेट लेवल कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है, ठीक है। तो अभी ये वर्ल्ड का जो लार्जेस्ट ग्रेन स्टोरेज प्लान है दोस्तों, ये क्रिएट किया जा रहा है विद द हेल्प ऑफ प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी, यानी कि प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी के हेल्प से हर विलेज में ही ग्रेन स्टोरेज रिलेटेड जो है स्ट्रक्चर वगैरह क्रिएट किया जाएगा। मेरी बात समझ रहे हैं कि हर गांव में जो प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी है उसके हेल्प से, इसके पास भी अपना कुछ छोटा मोटा बिल्डिंग होगा और प्लस इसके पास पैसा तो ही क्रेडिट देती है, तो और प्लस इसके पास लोग भी हैं और ये किसानों के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट में है, तो सारा चीज़ों का यूज करके इस्तेमाल करके अच्छे से एक गांव के लेवल पर, ठीक है, यानी ग्रास रूट लेवल पर आपका ग्रेन स्टोरेज प्लान को फैसिलिटेट करना है, ठीक है। तो यही है आपका वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ग्रेन स्टोरेज प्लान इन द कोऑपरेटिव सेक्टर, इस पूरे को लिख लीजिए, ठीक है। तो वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ग्रेन स्टोरेज प्लान इन द कोऑपरेटिव सेक्टर ये क्या करेगा, ये करेगा आपका फूड सिक्योरिटी को प्रमोट करेगा, वेस्टेज को रिड्यूस करेगा, फार्मर्स को एम्पावर करेगा बाय क्रिएटिंग गोडाउन्स एंड एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर एट द प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज लेवल। तो आप बस इतना लिख लीजिए कि वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ग्रेन स्टोरेज प्लान इन द कोऑपरेटिव सेक्टर, ठीक है, टू क्रिएट गोडाउन्स एंड एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर एट द PACS लेवल, इतना आप लिख लीजिए। बाकी आपको पता होना चाहिए कि PACS जो है विलेज लेवल कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं और PACS जो है शॉर्ट टर्म लेंडिंग करती हैं जिनको बोलते हैं क्रॉप लोन्स, ये लोग लोन प्रोवाइड करते हैं। तो इसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए कौन सी मिनिस्ट्री काम करेगी दोस्तों, मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन। तो इसको लिख लीजिए अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन, अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन। दोस्तों इसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए बहुत सारे स्कीम्स को कन्वर्ज कर दिया गया है। तो स्कीम्स जिसको कन्वर्ज किया गया है उसको आप लिखिएगा, ठीक है।
कि कौन कौन सा स्कीम्स इसमें कन्वर्ज किया गया है, तो लिख लीजिए मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर का एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर फंड स्कीम, एग्री मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम, और मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर, और सब मिशन ऑन एग्री मैकेनाइजेशन, ये चारों स्कीम को कन्वर्ज किया गया है। फिर मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज का आपको लिखना है प्रधानमंत्री फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग इंटरप्राइज स्कीम। देखिए आप इसको शॉर्ट में लिख सकते हैं, क्यों? क्योंकि आपको इसका फुल फॉर्म पता होना चाहिए मेरे हिसाब से। फिर उसी तरह से प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना, इसको भी आप शॉर्ट में लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पे भी आप इसको शॉर्ट में लिख सकते हैं। इसको फुल में लिखना होगा आपको, और बाकी इन दोनों को शायद फुल में लिखना होगा, ठीक है। फिर देखिए मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, तो इसका आपको लिखना है मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर आपको नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट एंड मिनिमम सपोर्ट प्राइस, इन सारी चीज़ों का वो कन्वर्ज किया गया है इस प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए। अब देखिए दोस्तों फूड ग्रेन मैनेजमेंट इंडिया में कैसे होता है, तो इंडिया में अभी रिसेंटली लगभग 300 मिलियन टन से एबव हम लोग फूड ग्रेन प्रोड्यूस करते हैं। और देखिए फूड ग्रेन प्रोक्योरमेंट होता है इंडिया में दो तरीके से, एक है सेंट्रलाइज प्रोक्योरमेंट सिस्टम और एक है डिसेंट्रलाइज प्रोक्योरमेंट सिस्टम। तो सेंट्रलाइज प्रोक्योरमेंट सिस्टम में सेंटर के तरफ से यानी कि एफसीआई ही जाके डायरेक्ट खरीदती है, या फिर स्टेट्स खरीदती हैं और उसको एफसीआई को सप्लाई कर देती हैं। देखिए सेंट्रलाइज प्रोक्योरमेंट सिस्टम में तो प्रोक्योरमेंट ऑफ फूड ग्रेन इन द सेंट्रल पूल इज अंडरटेकन इधर बाई एफसीआई, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया उसको डायरेक्टली प्रोक्योर करती है, या फिर स्टेट गवर्नमेंट एजेंसीज के थ्रू उसको प्रोक्योर करवाती है, ठीक है। लेकिन देखिए जब स्टेट गवर्नमेंट एजेंसी जब इसको प्रोक्योर करती है ना, तो वो डायरेक्ट फिर उसको एफसीआई के स्टॉक्स में भेज देती हैं, तो वो हो गया सेंट्रलाइज प्रोक्योरमेंट सिस्टम। और दूसरा है दोस्तों डिसेंट्रलाइज प्रोक्योरमेंट सिस्टम, जिसमें कि फूड ग्रेन्स को प्रोक्योर किया जाता है स्टेट गवर्नमेंट्स के द्वारा, और स्टेट गवर्नमेंट्स फिर उसको अपने यूज के लिए ही रख लेती हैं, क्योंकि एफसीआई भी बाद में ये फूड ग्रेन को स्टेट को ही प्रोवाइड करने वाली है। सेंट्रलाइज प्रोक्योरमेंट सिस्टम के थ्रू एफसीआई ने खरीदा या फिर स्टेट्स ने खरीद करके एफसीआई को दे दिया, तो ये एफसीआई आगे चल करके ये फूड ग्रेन किसको देने वाली है? स्टेट्स को ही देने वाली है। तो डिसेंट्रलाइज प्रोक्योरमेंट सिस्टम के तहत क्या होता है कि स्टेट्स ने खरीदा, कितना खरीदा ये सब बता दिया एफसीआई को, और उसको अपने पास ही रख लिया, क्योंकि उसको एफसीआई के पास देगी फिर एफसीआई से वापस लेगी। तो इसमें तो क्या है कि बहुत ज़्यादा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट खर्च होगा ना, तो इसीलिए डिसेंट्रलाइज प्रोक्योरमेंट सिस्टम। तो इंडिया में अभी फूड ग्रेन दो तरीके से परचेज वगैरह किया जाता है, इस बात को आपको ध्यान में रखना है, एक सेंट्रलाइज प्रोक्योरमेंट सिस्टम के तहत और एक डिसेंट्रलाइज प्रोक्योरमेंट सिस्टम के तहत, ठीक है। और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड ग्रेन कैसे होता है आपको पता होना चाहिए कि सेंट्रल गवर्नमेंट एफसीआई के थ्रू जो है प्रोक्योरमेंट, स्टोरेज, ट्रांसपोर्टेशन एंड बल्क एलोकेशन का काम करता है। तो आपको दोस्तों फूड ग्रेन मैनेजमेंट सिस्टम में इतना लिखना है कि फूड ग्रेन मैनेजमेंट दो तरीके से है, तो प्रोक्योरमेंट दो तरीके से होता है, सेंट्रलाइज्ड, बाकी आप समझ गए होंगे कि सेंट्रलाइज का क्या मतलब है, और दूसरा डिसेंट्रलाइज्ड, इसका भी मीनिंग आप समझ गए होंगे, कुछ भी एक्सप्लेनेशन लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो सेंट्रलाइज्ड और डिसेंट्रलाइज्ड लिख लीजिए, और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड ग्रेन में आप लिख लीजिए, दोनों का काम लिख लीजिए। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड ग्रेन में सेंट्रल गवर्नमेंट का काम लिख लीजिए। सेंट्रल गवर्नमेंट थ्रू एफसीआई क्या क्या करता है? प्रोक्योरमेंट लिखिए, प्रोक्योरमेंट, स्टोरेज, ट्रांसपोर्टेशन एंड बल्क एलोकेशन टू स्टेट्स, प्लीज़ आप इसको लिख लेंगे। और स्टेट का काम क्या है दोस्तों? स्टेट का काम है आइडेंटिफिकेशन ऑफ बेनिफिशरीज, राशन कार्ड बनाना, और सुपरविजन ऑफ फेयर प्राइस शॉप्स, जिसको ओवरऑल आप बोल सकते हैं ऑपरेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज। बहुत ज़्यादा मैं नहीं लिखा रहा हूँ, आपको लग रहा होगा कि बहुत ज़्यादा लिखा रहा हूँ, बट ऐसा नहीं है, बहुत सारी चीज़ें हम लोग छोड़ भी रहे हैं, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन जहाँ से भी क्वेश्चन के आने के थोड़े भी चांसेस हैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली, वो मैं आपको लिखवाऊंगा, ठीक है। अब आ जाइए दोस्तों फूड इन्फ्लेशन के मैनेजमेंट के ऊपर हम लोग आते हैं। तो ये कुछ हुआ है, इससे मतलब अपने नहीं है, तो ये देख लीजिए, होलसेल प्राइस इंडेक्स और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का आपको कंपैरिजन जो है एकदम याद होना चाहिए। जैसे होलसेल प्राइस इंडेक्स क्या करता है? इन्फ्लेशन को मेजर करता है होलसेल लेवल पर, और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स आपका इन्फ्लेशन को मेजर करता है एक कंज्यूमर के लेवल पर या फिर रिटेल लेवल पर।
आई डोंट थिंक कि आपको ये लिखने की ज़रूरत है। फिर अगर या आपको पहले से नहीं पता है तो आपको लिखने की ज़रूरत है, ठीक है, मैं ये एज्यूम कर रहा हूँ कि आपको पहले से पता है। फिर देखिए होलसेल प्राइस इंडेक्स जो है वो प्राइस चेंजेज ऑफ गुड्स को ही देखता है सिर्फ, बट सीपीआई जो है गुड्स प्लस सर्विसेज दोनों को देखता है। आप यहाँ लिख लीजिए WPI, CPI, यहाँ लिखिए होलसेल लेवल, यहाँ लिखिए रिटेल लेवल, यहाँ लिखिए गुड्स ओनली, यहाँ लिखिए गुड्स एंड सर्विसेज। फिर आप लिखिए होलसेल प्राइस इंडेक्स में सबसे ज़्यादा वेटेज दिया गया है आपका मैन्युफैक्चर्ड आइटम को सबसे ज़्यादा वेटेज दिया गया है मैन्युफैक्चर्ड आइटम को। लेकिन जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है उसमें सबसे ज़्यादा वेटेज दिया गया है आपका फूड एंड बेवरेजेज को। आप देख लीजिए फूड एंड बेवरेजेज को कितना वेटेज दिया गया, 46%, ठीक है। फिर देखिए होलसेल प्राइस इंडेक्स रिलीज किया जाता है इकोनॉमिक एडवाइजर ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। तो होलसेल प्राइस इंडेक्स इज रिलेटेड बाय इकोनॉमिक एडवाइजर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, इसको आप लिख लीजिए। फिर आपका सीपीआई जो है उसको रिलीज किया जाता है आपका नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, NSO मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। इसमें से बहुत सारी चीज़ें आप शॉर्ट में लिख सकते हैं दोस्तों, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन कि कितनी चीज़ों का आपको फुल फॉर्म शॉर्ट फॉर्म ऐसे कंफर्टेबली पता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें तो आपको लिख लेनी थी, अब आपको ज़्यादा कुछ लिखना नहीं है जब तक मैं ना बोलूँ। फूड इन्फ्लेशन इंडिया में दोस्तों रिटेल इन्फ्लेशन जो है वो लगभग 6.8% हो गया था और फूड इन्फ्लेशन जो है 9.2% हो गया था अगस्त में। बाकी उसके बारे में आपको कुछ मतलब नहीं है। वीट का इन्फ्लेशन यानी गेहूं की प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, जिसके कारण क्या क्या है ये आपको ध्यान में रखना है बस, ठीक है। जो हीट वेव्स आई थी वो, फिर अनसीजनल रेन्स उसके कारण, और रसिया यूक्रेन वॉर के कारण आपका गेहूं का प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। हीट वेव्स के कारण, अनसीजनल रेन्स के कारण और रसिया यूक्रेन वॉर के कारण। अब देखिए इंडिया में फूड इन्फ्लेशन कैसे अफेक्ट होता है, तो आप देखिए मॉनसून वेरिएबिलिटी के कारण फूड इन्फ्लेशन हो सकता है। ग्लोबल कमोडिटी प्राइसेस अगर चेंज होती है जैसे फ्यूल वगैरह का प्राइस, तो भी फूड इन्फ्लेशन आ सकता है। फिर आप देखिए गवर्नमेंट पॉलिसीज जो है अगर MSP जो है किसी क्रॉप का बढ़ाया जाता है तो उसके कारण से जो है फूड इन्फ्लेशन आ सकता है। फिर इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे स्टोरेज डिस्ट्रीब्यूशन फैसिलिटी हमारे पास नहीं, जिसके कारण से कि फूड का वेस्टेज हो जाता है, जिसके कारण फूड इन्फ्लेशन आ जाता है। फिर एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशन के कारण भी ओवरऑल आपका फूड इन्फ्लेशन आ सकता है दोस्तों। फिर पेस्ट एंड डिजीजेज के आउटब्रेक के कारण भी फूड इन्फ्लेशन आ सकता है, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए प्राइस मॉनिटरिंग डिवीजन जो है दोस्तों इंडिया में वो काम करता है डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स के अंदर में, ठीक है। प्राइस मॉनिटरिंग डिवीजन जो कि डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स के अंतर्गत काम करता है, ये इंडिया में प्राइसेस को मॉनिटर करने का काम करता है, ठीक है। स्पेशली जो फूड रिलेटेड ऑब्जेक्ट्स हैं, खाने की जो वस्तुएं हैं, उनके प्राइसेस को मॉनिटर करने का काम करता है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, एडवांस फीडबैक प्रोवाइड करेगा प्रिवेंटिव मेजर्स लेने के लिए, ठीक है। फिर इट इम्प्लीमेंट्स कमोडिटी स्पेसिफिक मार्केट इंटरवेंशन स्कीम्स, तो इसको लिख लीजिएगा, प्राइस मॉनिटरिंग डिवीजन आप लिख लीजिए अंडर डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, ये लिख लीजिए, ठीक है, अंडर डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स। फिर ये क्या करेगा, ये करेगा कमोडिटी स्पेसिफिक मार्केट इंटरवेंशन स्कीम को ये इम्प्लीमेंट करता है, ये लिख लीजिए, इम्प्लीमेंट्स कमोडिटी स्पेसिफिक मार्केट इंटरवेंशन स्कीम्स। फिर देखिए ये क्या करता है, 22 एसेंशियल फूड कमोडिटीज का प्राइस को मॉनिटर करता है, 22 एसेंशियल फूड कमोडिटीज का प्राइस को मॉनिटर करता है, ये आप लिख करके अब इन 22 प्रोडक्ट्स को आप दोस्तों लिख लीजिए, जिसमें कि राइस व्हीट आटा है, ग्राम तूर उड़द मूंग मसूर है, फिर ग्राउंडनट मस्टर्ड वनस्पति सोया सनफ्लावर और पाम ऑयल है, पोटैटो ऑनियन टोमेटो है, और फिर शुगर गुड़ मिल्क टी और सॉल्ट है, ठीक है। अगर लिख नहीं सकते हैं तो एटलीस्ट इसको 2 बार अभी पढ़ लीजिए, ठीक है, और इस वीडियो को आप दोबारा एक बार जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। तो फिर आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, एटलीस्ट आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि प्राइस मॉनिटरिंग डिवीजन किस किस ऑब्जेक्ट का प्राइस को मॉनिटर करता है। जैसे कोकोनट अगर लिखा हुआ आ जाए तो आपके ध्यान में होना चाहिए कि कोकोनट यहाँ नहीं था, यहाँ नहीं था, यहाँ नहीं था, यहाँ नहीं था, यहाँ नहीं था,
ठीक है। सबसे पहली बात, एक कोकोनट आएगा ये ऑयल्स वाले में, और ऑयल्स वाले में आपको याद रखना चाहिए कि ग्राउंडनट था, मस्टर्ड था, वनस्पति था, सोया था, सनफ्लावर था, पाम ऑयल था, कोकोनट तो लगता है नहीं था। तो ये आइडेंटिफाई करने की आपके अंदर पावर होनी चाहिए, ठीक है। तो इसलिए इधर आप लिख लीजिए या फिर इसको 2 बार पढ़ लीजिए। दोस्तों इंडिया में जो प्राइस कंट्रोल करने के लिए आपका एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1955 में लाया गया था, जिसके तहत क्या क्या किया जा सकता है। गवर्नमेंट कंट्रोल कर सकती है प्रोडक्शन को, सप्लाई को, डिस्ट्रीब्यूशन को, ट्रेड को और कॉमर्स को सर्टेन कमोडिटीज़ का। जिस भी कमोडिटीज़ को इसने नोटिफाई कर दिया एज एन एसेंशियल कमोडिटी, ठीक है। एसेंशियल कमोडिटी की कोई डेफिनेशन नहीं है, गवर्नमेंट नोटिफाई करती है फ्रॉम टाइम टू टाइम, ठीक है। इसको आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। इसके अलावा फूड इन्फ्लेशन को मैनेज करने के लिए क्या क्या मेजर्स हम लोगों ने अपनाए हैं, तो इसमें है ऑपरेशन ग्रीन्स। ये क्या करता है, टोमेटो, ऑनियन और पोटैटो के प्राइस को मैनेज करने के लिए लाया गया था, और फिलहाल ये बहुत सारे जो फूड प्रोडक्ट्स हैं उनके प्राइस को मैनेज करता है। ये टॉप था पहले, अब ये हो गया टोटल। फिर प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड है, ये भी आपका फूड इन्फ्लेशन को डील करता है। फिर एक्सपोर्ट रेस्ट्रिक्शंस हम लोग लगा सकते हैं, जैसे गेहूं का प्राइस अगर बहुत बढ़ गया तो गेहूं के एक्सपोर्ट पर बैन लगा देंगे, ठीक है। तो कहीं ना कहीं गेहूं की सप्लाई बढ़ जाएगी और फिर उसका प्राइस धीरे धीरे नॉर्मलाइज हो जाएगा। फिर है डायरेक्ट सपोर्ट हम लोग प्रोवाइड करते हैं फार्मर्स को थ्रू सब्सिडीज या MSP, तो वो भी आपका इन्फ्लेशन कंट्रोल करने में हेल्प करता है। ये सारी चीज़ें हम लोग करते हैं। अब आइए दोस्तों, एक्वा कल्चर सेक्टर से रिलेटेड एक आर्टिकल है, इसको देख लेते हैं। तो पार्लियामेंट ने एक एक्ट लाया है, कोस्टल एक्वा कल्चर अथॉरिटी अमेंडमेंट एक्ट 2023, ठीक है, जो कि अमेंड करेगा कोस्टल एक्वा कल्चर अथॉरिटी एक्ट 2005 को, ठीक है। तो इसको अभी बाद में लिखिएगा। सबसे पहले फिशरीज सेक्टर में इंडिया की स्टेटस क्या है उसको लिख लीजिए। तो इंडिया जो है फर्स्ट है अभी फिलहाल इनलैंड कैप्चर ऑफ फिश प्रोडक्शन में। पहले चाइना फर्स्ट था दोस्तों, तो इसने चाइना को रिप्लेस किया है। तो ये पॉइंट आपको लिखना है, फर्स्ट इन इनलैंड कैप्चर ऑफ फिश प्रोडक्शन रिप्लेसिंग चाइना। तो इनलैंड यानी कि जो समुद्र के अंदर देखिए ये हो गया, इसके इधर वेट सेकेंड, ठीक है। तो इधर क्या है, समुद्र है, इधर समुद्र है, इधर समुद्र है, इधर समुद्र है, इधर समुद्र है। तो इधर जो भी आपका फिश का प्रोडक्शन हो रहा है उसको बोलेंगे हम लोग एक्वा कल्चर फिश प्रोडक्शन, उसको हम लोग बोलेंगे एक्वा कल्चर फिश प्रोडक्शन। और इसके अंदर जितना भी फिश प्रोडक्शन हो रहा है उसको हम लोग बोलेंगे इनलैंड कैप्चर फिश प्रोडक्शन, उसको हम लोग बोलेंगे इनलैंड कैप्चर फिश प्रोडक्शन, ठीक है। तो इस बात को ध्यान में रखना है। तो इनलैंड कैप्चर फिश प्रोडक्शन में हम लोग फर्स्ट है, और एक्वा कल्चर फिश प्रोडक्शन में हम लोग सेकेंड है, ठीक है। और ओवरऑल फिश प्रोडक्शन में हम लोग थर्ड है, ठीक है। और फिश एक्सपोर्ट्स में हम लोग फोर्थ है। इस चारों पॉइंट्स को आप प्लीज़ लिख लीजिए, तो देखिए आपको ये पॉइंट लिख लेना है दोस्तों। अब अगला कि अमेंडमेंट इन कोस्टल एक्वा कल्चर अथॉरिटी एक्ट, ठीक है, अमेंडमेंट इन कोस्टल एक्वा कल्चर अथॉरिटी एक्ट। तो पहले का एक्ट था 2005 का, और अमेंडेड एक्ट आया है 2023 में। तो इसका एम क्या क्या है उसको लिख लीजिए। एम है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को प्रमोट करना, फिर ऑपरेशनल प्रोसीजर को ईजी बनाना, बाकी इसमें क्या क्या है दोस्तों, प्रोविजंस को डीक्रिमिनलाइज किया है, ये लिख लीजिए। प्रोविजंस हैव बीन डीक्रिमिनलाइज्ड, जिसको कि मॉनेटरी एंड अदर पेनल्टीज उसमें लगा दी गई है, ठीक है। मतलब पहले जिस कोई गलती करने पर आपको जैसे जेल डाल दिया जाता था, तो अब जेल में आपको नहीं डाला दिया जाएगा, अब आप पर क्या किया जाएगा, मॉनेटरी एंड अदर पेनल्टीज लगा दी जाएगी, ठीक है। तो इसको आप ध्यान रखिए। और अंडर दिस एक्ट द सेंट्रल गवर्नमेंट में ऑथराइज एन ऑफिसर ऑफ एटलीस्ट अंडर सेक्रेटरी लेवल टू एडजुडिकेट पेनल्टीज, यानी पेनल्टीज वगैरह को एडजुडिकेट करने के लिए गवर्नमेंट एक अथॉरिटी को नियुक्त करेगी।
देख लीजिए एक्वा कल्चर जो फिशिंग होती है उसमें क्या क्या आता है। एक ये समुद्र के अंदर ये सबमर्ज्ड केजेज, यहाँ पर केज फंसा देते हैं वो, या फिर लाइन फिशिंग, यहाँ पर ये देखिए लाइन ऐसे लगा दिए गए हैं, या बॉटम कल्चर, ये जो आपका क्या बोलते हैं इसको, सेल्फ, आपका कॉन्टिनेंटल सेल्फ में यहाँ बॉटम में आप फिश का कल्चर करते हो, या फिर इधर एकदम समुद्री इलाके में कोस्टल एरिया में आप पॉन्ड्स एंड टैंक्स लगा सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया आपका एक्वाकल्चर। अब आइए दोस्तों इनलैंड फिशरीज पर। इनलैंड फिशरीज में इंडिया ने क्या किया है, रिसेंटली चाइना को ओवरटेक करके नंबर 1 बन गया है। तो ये तो आप ऑलरेडी ऊपर लिख चुके हैं। इनलैंड फिशरीज क्या होती है, इनलैंड फिशरीज यानी आपका मतलब टेरिटोरियल बाउंड्री के अंदर अंदर, और दूसरा हो गया आपका वो समुद्र भी आपका टेरिटोरियल बाउंड्री ही है, मतलब समुद्र वाली फिशरीज हो गई आपके एक्वाकल्चर या मरीन कल्चर, और बाकी इनलैंड जमीन के अंदर। ठीक है, तो इनलैंड फिशरीज रेफर टू हार्वेस्टिंग मैनेजमेंट एंड कंजर्वेशन ऑफ फिशेज जनरली इन फ्रेश वाटर बॉडीज सच एज रिवर्स, लेक्स, रिजर्वायर्स एंड पॉन्ड्स। ठीक है, तो इनलैंड फिशरीज का एक दूसरा ये फीचर ये भी है कि ये आपका फ्रेश वाटर में होती है। ठीक है, फ्रेश वाटर की फिशरीज इसको कहते हैं। ठीक है, अब आपको ये ना आप डायग्राम इसको बनाएंगे। ठीक है, बहुत ज़्यादा पूरा ये सब नहीं लिखना है, ये सब पूरा नहीं लिखना है, बस आप क्या करेंगे 2 पेन से ये डायग्राम बनाएंगे। कैसे, तो एक पेन से आप लिख लेंगे इनलैंड प्रोडक्शन और दूसरे पेन से लिख लेंगे मरीन प्रोडक्शन, और आप देखेंगे कि 2000 से पहले मरीन प्रोडक्शन जो है इनलैंड प्रोडक्शन से ज़्यादा था। 2000 से पहले, सन 2000 से पहले मरीन प्रोडक्शन ऑफ फिशरी वाज मोर देन इनलैंड प्रोडक्शन, बट आफ्टर 2000 इनलैंड प्रोडक्शन इज मोर देन मरीन प्रोडक्शन। ठीक है, तो ये काम आपको करना है दोस्तों, बस डायग्राम ही बना लीजिए, या फिर आप इसको ऐसे लिख सकते हैं बिफोर 2000, ठीक है, मरीन प्रोडक्शन इज ग्रेटर देन इनलैंड प्रोडक्शन, और आफ्टर 2000 इनलैंड प्रोडक्शन इज ग्रेटर देन मरीन प्रोडक्शन। आप इसको कैसे भी लिख सकते हैं। अब देखिए जो इनलैंड प्रोडक्शन होता है वो 2 टाइप का है, एक कैप्चर फिशिंग यानी कि नदी वदी में जाकर के सीधा आपने मछली को पकड़ ही लिया। ठीक है, मछली पाला नहीं है आपने, सीधा मछली पकड़ा है। और दूसरा है कल्चर फिशरीज, यानी कि आप पहले मछली को पालते हो फिर उसको पकड़ करके बेचते हो। मेरी बात समझ रहे हैं। कैप्चर फिशिंग यानी कि आप कुछ नहीं कर रहे हो पालने के लिए, आप सीधे नदी में जाकर के तालाब में जाकर के मछली को पकड़ करके आ जा रहे हो। तो ये चीज़ है। अब इनलैंड फिशरीज के टाइप्स आपको समझ लेना है दोस्तों कि टैंक्स एंड पॉन्ड्स हैं, फिर कोल्ड वाटर फिशरीज है, जैसे कि आपका हिमालयन स्टेट्स में, हिमाचल प्रदेश वगैरह में आपका ओमेगा पैक्ड ट्राउट्स, ये ट्राउट्स जो होते हैं ये फिश का वेराइटीज है, जिसमें आपका ये ओमेगा आपका एक न्यूट्रिएंट है। ठीक है, तो ये काफ़ी इसमें पाया जाता है। फिर केज कल्चर यानी नदी में या तालाब के बीच में एक केज लगा देना और केज के अंदर ही मछली रहेगी। केज के अंदर बाहर पानी होगा लेकिन मछली सिर्फ अंदर रहेगी, मछली बाहर नहीं जा पाएगी, तो इसको केज कल्चर बोलते हैं। फिर ब्रैकिस एंड सलीन एक्वा कल्चर, और फिर आपका ऑर्नामेंटल फिशरीज जिसको एक्वेरियम वाली फिशरीज बोलते हैं। फिर रिवराइन फिशरीज। तो ये सारे टाइप्स हैं आपके इनलैंड फिशरीज के। लिखना आपको सिर्फ फिलहाल इस आर्टिकल में सिर्फ यही है, ओनली दिस यू हैव टू राइट डाउन। अजय दोस्तों फिर अगला एक है आर्टिकल क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर द लाइव स्टॉक सेक्टर। तो लाइव स्टॉक सेक्टर के लिए क्रेडिट गारंटी स्कीम लाई गई है। ठीक है, इस स्कीम को लाया गया है डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग, मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग के अंदर। ठीक है, तो इसको आप जितना शॉर्ट में लिख सकते हैं वो आप पे डिपेंड करता है। तो क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर लाइव स्टॉक सेक्टर ब्रॉट बाय डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग, मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग के अंतर्गत। ठीक है, बाकी ये क्या करेगी दोस्तों, ये क्रेडिट गारंटी स्कीम है, ये क्रेडिट गारंटी देगी आपका लाइव स्टॉक सेक्टर में काम करने वाले एमएसएमईज को। तो लिख लीजिए क्रेडिट गारंटी टू एमएसएमईज वर्किंग इन लाइव स्टॉक सेक्टर, क्रेडिट गारंटी टू एमएसएमईज वर्किंग इन लाइव स्टॉक सेक्टर। तो ये काम ये करेगी। अब ये वर्क करेगी दोस्तों एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड के अंदर। तो आप इसको लिख लीजिए, लिखना बहुत सिंपल तरीके से है, क्रेडिट गारंटी स्कीम और लाइव स्टॉक सेक्टर
अंडर डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग, ठीक है। फिर मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, फिर एनिमल हस्बेंड्री शॉर्ट में ही लिख दीजिए, एंड डेयरिंग। अब समझ जाएंगे कि ऊपर से एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग कॉपी हो जाएगा, ठीक है। और ये क्या करेगी, ये करेगी क्रेडिट गारंटी प्रोवाइड करेगी, क्रेडिट गारंटी टू MSMEs इन लाइव स्टॉक सेक्टर। इतना लिखने के बाद आप और फिर नीचे आकर के पॉइंट में लिखेंगे विल वर्क अंडर एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रा डेवलपमेंट फंड, वर्क अंडर एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रा डेवलपमेंट फंड। अब एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रा डेवलपमेंट फंड को ऐसे फिर शॉर्ट में ब्रैकेट बना करके आप फिर इसके नीचे एक आधा पॉइंट लिखेंगे, ठीक है। तो एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रा डेवलपमेंट फंड अब क्या है वो लिख लेंगे आप कि सेंट्रल सेक्टर स्कीम अंडर आत्मनिर्भर भारत स्टिमुलस पैकेज, अंदर आत्मनिर्भर भारत स्टिमुलस पैकेज। बाकी आपको कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि ये एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रा डेवलपमेंट फंड है, तो ये एनिमल हस्बेंड्री के रिस्पेक्ट में इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए फंड प्रोवाइड करेगा, ये तो इसका काम ही है, ठीक है। तो ये क्या क्या चीज़ें करेगा, डेयरी प्रोसेसिंग में हेल्प करेगा, मीट प्रोसेसिंग के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए हेल्प करेगा, एनिमल फीड प्लांट में हेल्प करेगा, ब्रीड इंप्रूवमेंट टेक्नोलॉजी, ब्रीड मल्टीप्लिकेशन फार्म, फिर वेटरनरी सेटअप करने में, ड्रग प्रोडक्शन फैसिलिटीज़ में, फिर एनिमल वेस्ट टू वेल्थ मैनेजमेंट में, इन सभी से रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर में ये क्या करेगा, फंड प्रोवाइड करेगा, ठीक है। अब देखिए फंड कैसे प्रोवाइड किया जाएगा, इंटरेस्ट सबवेंशन देगा ये, यानी 3% का आपका ब्याज में छूट देगा, और प्रोजेक्ट कॉस्ट का 90% ये फंड करेगा। तो ये सब कुछ लिखने की आपको ज़रूरत नहीं है, लिखने की आपको ये ज़रूरत है कि एनिमल हस्बेंड्री इज ए स्टेट सब्जेक्ट, एनिमल हस्बेंड्री इज ए स्टेट सब्जेक्ट, ये आपको लिखने की ज़रूरत है, ठीक है। और एनिमल हस्बेंड्री में क्या क्या होता है, डेयरी फार्मिंग होती है, पोल्ट्री फार्मिंग होती है, फिश फार्मिंग होती है, बी कीपिंग होती है। बी कीपिंग को बोलते हैं दोस्तों एपीकल्चर, बी कीपिंग को क्या बोलते हैं, एपीकल्चर, ठीक है। फ्लावर कीपिंग को, फ्लावर क्रॉपिंग को क्या बोलते हैं वो आपको बताना है, ठीक है। और फ्रूट्स की जो खेती करते हैं तो उसको कौन सा कल्चर बोलते हैं ये आपको बताना है। साथ के साथ आप ये भी बताइए कि सिल्क जो कल्चर करते हैं उसका क्या नाम है, तो ये आपको बताना है। इससे रिलेटेड सारे कल्चर्स के नाम आप कमेंट में बताइए, ठीक है। फ्लावर का क्या बोलते हैं, फ्रूट्स का क्या बोलते हैं, सिल्क का क्या बोलते हैं, तो इस तरीके से आपको बताना है दोस्तों। इंडिया में जो वाइट रिवॉल्यूशन के फादर बोले जाते हैं वर्गीस कुरियन को वाइट रिवॉल्यूशन का फादर बोला जाता है इंडिया में। उस तरह से ग्रीन रिवॉल्यूशन का फादर बोला जाता है इंडिया में डॉक्टर MS स्वामीनाथन को, दोनों लिख लीजिए आप। वर्ल्ड में ग्रीन रिवॉल्यूशन का फादर बोला जाता है, वर्ल्ड में ग्रीन रिवॉल्यूशन का फादर बोला जाता है डॉक्टर नॉर्मन बारलॉग को। तो इनका स्पेलिंग मुझे नहीं पता है, बट डॉक्टर नॉर्मन बारलॉग ये वर्ल्ड में ग्रीन रिवॉल्यूशन के फादर है, ठीक है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। अब ये पॉइंट्स जो मैं लिखवाऊंगा वो लिख लीजिए कि मिल्क प्रोडक्शन में हाईएस्ट प्रोड्यूसिंग स्टेट जो है वो है इंडिया में उत्तर प्रदेश। देखिए यहाँ गलत आप कर सकते हैं, आपको लगेगा कि गुजरात में जो है आपका अमूल है, तो ये बात ठीक है कि गुजरात में अमूल है, तो गुजरात में जो मिल्क फार्मर्स हैं वो बहुत ज़्यादा प्रॉस्पेरस हैं, बट सबसे ज़्यादा मिल्क प्रोडक्शन इंडिया में किस स्टेट में होता है, तो उत्तर प्रदेश में होता है। आप ऐसे भी जज कर सकते हैं कि उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा स्टेट है, ठीक है, तो ज़्यादा मिल्क फार्मर्स होंगे, तो इस कारण से वहाँ पर हो सके तो मिल्क प्रोडक्शन ज़्यादा होता होगा, है ना। फिर दूसरा देखिए एग प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा कहाँ पर होता है, तो एग प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा होता है आंध्र प्रदेश में, और एग प्रोडक्शन से रिलेटेड जो रिवॉल्यूशन है उसको सिल्वर रिवॉल्यूशन बोलते हैं। मीट प्रोडक्शन हाईएस्ट होता है दोस्तों यूपी में, मीट प्रोडक्शन हाईएस्ट होता है यूपी में, और वूल प्रोडक्शन हाईएस्ट होता है राजस्थान में। अब प्लीज़ इसको लिख लीजिए, फर्स्ट और सेकेंड लिख लीजिए, मिल्क प्रोडक्शन हाईएस्ट यूपी फिर राजस्थान फिर MP फिर है गुजरात, तो गुजरात 4th नंबर पर है, ये याद रखना। एग प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा आंध्रा फिर तमिलनाडु, फिर मीट प्रोडक्शन हाईएस्ट यूपी फिर वेस्ट बंगाल, फिर वूल प्रोडक्शन हाईएस्ट राजस्थान फिर जम्मू एंड कश्मीर। कई लोग इसमें गलत कर सकते हैं, जम्मू कश्मीर में लगेगा कि वहाँ पर सबसे ज़्यादा ऊन का प्रोडक्शन होता होगा, ठीक है।
तो ये गलती आपको नहीं करनी है। ये आप लिख लेंगे, तो बाकी अब इसको लिखने की जरूरत नहीं है। इंडिया के लाइव स्टॉक सेक्टर के साथ क्या क्या इशूज हैं, तो एक तो प्रोडक्टिविटी बहुत लो है। जैसे इंडिया में एक गाय लगभग 1100 केजी दूध ही देती है साल भर में, ठीक है, जो कि पूरे वर्ल्ड के एवरेज का आधा है दोस्तों। जो दूसरी गाय हैं इंडिया के बाहर की, वो लगभग साल में 22 से 2300 केजी दूध देती है। फिर फीड एंड फॉडर का इंडिया में कमी है। देखिए, इंडिया में लैंड है सिर्फ 2% ऑफ द वर्ल्ड, और हमारे पास ग्लोबल जो लाइव स्टॉक है उसका लगभग 11% है। तो 11% एनिमल्स को खिलाने के लिए सिर्फ 2% ही ज़मीन है हमारे पास, तो ये तो प्रॉब्लम है। फिर देखिए, एनिमल हेल्थ की भी प्रॉब्लम है। फिर देखिए, सब स्टेट सपोर्ट बहुत कम है दोस्तों लाइव स्टॉक सेक्टर में, ठीक है। फिर मार्केटिंग, प्रोसेसिंग और वैल्यू एडिशन में प्रॉब्लम्स हैं। फिर आपका लाइव स्टॉक एंड इन्वायरमेंट रिलेटेड इशूज है, जैसे ग्लोबल वार्मिंग से नए नए प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। अब आ जाइए नेशनल टर्मरिक बोर्ड। तो इसको ध्यान में आपको ये रखना है कि नेशनल टर्मरिक बोर्ड हैज़ बीन नोटिफाइड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। नेशनल टर्मरिक बोर्ड हैज़ बीन नोटिफाइड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अब बताइए कि ये क्या कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है? नहीं है। स्टैट्यूटरी बॉडी है? स्टैट्यूटरी बॉडी है तो नहीं है। यू हैव टू रिमेंबर कि स्टैट्यूटरी बॉडी भी ये नहीं है, ये सिंपली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको नोटिफाई कर दिया, ठीक है। यानी कि ये क्या हो गया, एक एग्जीक्यूटिव रिजोल्यूशन से ये बॉडी आ गया, ठीक है। तो नेशनल टर्मरिक बोर्ड, अब इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है वो आपको लिखना है। हेडक्वार्टर लिख लेना है तेलंगाना में। नेशनल टर्मरिक बोर्ड हेडक्वार्टर तेलंगाना। अब इसी के साथ साथ मैं आपको बोलूँगा कि नेशनल टी बोर्ड का हेडक्वार्टर कहाँ पर वो लिख लीजिए, ठीक है। नेशनल टी बोर्ड का हेडक्वार्टर कहाँ पर है वो लिख लीजिए आप, वो है आपका कोलकाता, वेस्ट बंगाल के अंदर है। फिर लिख लीजिए नेशनल कॉफ़ी बोर्ड का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो बेंगलुरु कर्नाटका के अंदर है। फिर आप लिख लीजिए नेशनल रबर बोर्ड का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो कोट्टयम केरला में है। तो आपको लिख लेना है। ये तीनों के तीनों आपका स्टैट्यूटरी बॉडी है। नेशनल टर्मरिक बोर्ड स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है, लेकिन ये नीचे तीनों जितने बोर्ड मैंने बताया तीनों के तीनों स्टैट्यूटरी बॉडी है, यानी कि एक्ट ऑफ पार्लियामेंट से बने हुए हैं, स्टैट्यूटरी बॉडी है, ठीक है। और ये चारों बोर्ड यानी टर्मरिक बोर्ड भी और ये तीनों बोर्ड भी काम किसके अंदर करेंगे, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर करेंगे, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर करेंगे। तो एकदम छोटे से हाफ पेज में आप ये पूरा लिख सकते हैं कि नेशनल टी बोर्ड कोलकाता, नेशनल कॉफ़ी बोर्ड बेंगलुरु, नेशनल रबर बोर्ड कोट्टयम केरला, ये तीनों बोर्ड है स्टैट्यूटरी बॉडी। नेशनल टर्मरिक बोर्ड जो है इसका हेडक्वार्टर है तेलंगाना, बट इट इज़ नॉट ए स्टैट्यूटरी बॉडी, एंड ऑल द 4 बॉडीज वर्क अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। इसको आप लिख लीजिए, ठीक है। तो ये जो दोस्तों नेशनल टर्मरिक बोर्ड बनाया गया है, इसके चेयरपर्सन सेलेक्ट किए जाएंगे सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। कुछ भी इसको आपको लिखना नहीं है, क्योंकि सब कुछ तो आप लिख नहीं सकते हैं। फिर इसके सेक्रेटरी अपॉइंट किए जाएंगे आपका बोर्ड बाय द कॉमर्स मिनिस्ट्री। फिर 4 मेंबर्स इसमें होंगे मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स से, एग्रीकल्चर से, आयुष से, फार्मास्यूटिकल से, और फिर नेशनल और स्टेट यूनिवर्सिटी से इसमें मेंबर्स होंगे। ऑब्जेक्टिव है इस बोर्ड का डिमांड क्रिएट करना, टर्मरिक का डिमांड क्रिएट करना, इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव करना, टर्मरिक प्रोडक्ट्स के एक्सपोर्ट वगैरह को प्रमोट करने के लिए। फिर आपका क्वालिटी एंड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को इंश्योर करना। फिर ट्रेडिशनल नॉलेज जो है टर्मरिक रिलेटेड प्रोडक्ट्स का उसको डॉक्यूमेंट करना। और फिर स्टडीज इनकरेज करना, क्लिनिकल ट्रायल्स करना, रिसर्च करना मेडिसिन में, हेल्थ में, वेलनेस में टर्मरिक रिलेटेड, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना दोस्तों। अब आ जाइए नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, नाबार्ड के बारे में देख लेते हैं। तो नाबार्ड ने दोस्तों अभी हाल फिलहाल क्या किया है, एक सोशल इम्पैक्ट बॉन्ड के थ्रू लगभग 1000 करोड़ रुपए उठाए हैं, ठीक है। तो सोशल इम्पैक्ट बॉन्ड क्या होता है उसको आप समझ लीजिए कि सोशल इम्पैक्ट बॉन्ड एक इनोवेटिव फाइनेंसिंग मैकेनिज्म है, ठीक है। ये फाइनेंस करने का मैकेनिज्म है इन विच गवर्नमेंट्स इंटर इनटू एग्रीमेंट्स विथ सोशल सर्विस प्रोवाइडर्स सच एज एनजीओज एंड इन्वेस्टर्स टू पे फॉर द डिलीवरी ऑफ प्री डिफाइंड सोशल आउटकम्स। यानी पहले से जो डिफाइंड सोशल आउटकम्स हैं उनको मीट करने के लिए गवर्नमेंट और सोशल सेक्टर के बीच का ये एग्रीमेंट है, क्या, सोशल इम्पैक्ट बॉन्ड, ठीक है। तो इसको आप शॉर्ट में जस्ट लिख लीजिए प्लीज़ अपने शब्दों में।
ठीक है। सोशल इम्पैक्ट बॉन्ड ये एक इनोवेटिव फाइनेंसिंग मैकेनिज्म है बिटवीन गवर्नमेंट एंड सोशल सर्विस प्रोवाइडर्स, ठीक है, टू मीट सोशल आउटकम्स। तो ये आप लिख लीजिए और इसका एग्जाम्पल आप लिख लीजिए। सोशल इम्पैक्ट बॉन्ड का एग्जाम्पल आपको लिखना है पिंपरी चिंचवाड़ म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, महाराष्ट्र के पुणे डिस्ट्रिक्ट में इसने साइन किया एक MOU यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम इंडिया के साथ टू को क्रिएट इंडियाज फर्स्ट सोशल इम्पैक्ट बॉन्ड। तो इंडियाज फर्स्ट सोशल इम्पैक्ट बॉन्ड ब्रॉट बाय पिंपरी चिंचवाड़ म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, पुणे, महाराष्ट्र, प्लस में UNDP इंडिया, ठीक है। तो इंडिया का पहला सोशल इम्पैक्ट बॉन्ड कहाँ पर लाया गया? तो पिंपरी चिंचवाड़ म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, पुणे, महाराष्ट्र के द्वारा लाया गया। इस चीज़ को आपको लिख ही लेना होगा। जो फर्स्ट सोशल इम्पैक्ट बॉन्ड है, फर्स्ट ग्रीन बॉन्ड है, फर्स्ट सोवरेन ग्रीन बॉन्ड है, ठीक है। तो इन सब के बारे में आपको अच्छे से जानना होगा। जैसे फर्स्ट ग्रीन बॉन्ड इंडिया में लेकर के आया गया था यस बैंक के द्वारा, तो ये आपको पता होना ही चाहिए, ठीक है। अब दोस्तों देखिए नाबार्ड का जेनेसिस क्या है, यानी नाबार्ड कैसे क्रिएट हुआ। तो बी शिवरामन कमेटी के रिकमेंडेशन पर इसको क्रिएट किया गया। तो इसको आप लिख लीजिए, नाबार्ड का क्रिएशन ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ बी शिवरामन कमेटी इन 1982, ठीक है। कैसे क्रिएट किया गया? जो RBI का एग्रीकल्चर क्रेडिट फंक्शन था वो इसको ट्रांसफ़र कर दिया गया, ठीक है। ये किस मिनिस्ट्री के अंदर काम करती है? एडमिनिस्ट्रेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। तो नाबार्ड ये काम करती है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर, और ये ब्रैकेट में लिख लीजिए ओनली ओन्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ओनली ओन्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, आपको लिख लेना है। विजन क्या है इसका? विजन है डेवलपमेंट बैंक ऑफ नेशन फॉर फॉस्टरिंग रूरल प्रॉस्पेरिटी को बढ़ाना, यही इसका गोल है दोस्तों। फिर मिशन इसका क्या है? प्रमोट सस्टेनेबल एंड इक्विटेबल एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, तो यही सब काम है इसका। अब इससे फंक्शन नाबार्ड के दो टाइप के हैं, एक क्रेडिट रिलेटेड फंक्शन, जैसे रीफाइनेंस प्रोवाइड करना है लेंडिंग इंस्टीट्यूशंस को। देखिए नाबार्ड किसानों को डायरेक्ट कोई लोन नहीं देती है, नाबार्ड उन इंस्टीट्यूशंस को फाइनेंस प्रोवाइड करती है जो इंस्टीट्यूशंस आगे चल कर के रूरल एरियाज में लोन प्रोवाइड करते हैं। मेरी बात समझ रहे हैं? ये रीफाइनेंस करती है, ठीक है, ये डायरेक्ट फाइनेंस नहीं करती है, ठीक है। और फिर फैसिलिटेट करेगा ये क्रेडिट फ्लो को टू प्रमोट एंड डेवलप एग्रीकल्चर, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, कॉटेज एंड विलेज इंडस्ट्रीज, हैंडीक्राफ्ट्स एंड अदर रूरल क्राफ्ट्स। देखिए ये सब कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है, नाबार्ड के नाम से ही आपको पता होना चाहिए कि ये एग्रीकल्चर, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, कॉटेज एंड विलेज इंडस्ट्रीज, हैंडीक्राफ्ट्स एंड अदर रूरल क्राफ्ट्स को प्रमोट करने के लिए क्रेडिट प्रोवाइड करेगी। फिर ये क्या करेगी? लोन्स प्रोवाइड करेगी टू कोऑपरेटिव्स, फार्मर्स, प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन, प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज एंड सिमिलर इंस्टीट्यूशंस, तो ये सारा काम है। फिर नॉन क्रेडिट रिलेटेड फंक्शन भी है इसका, सपोर्टिंग द फाइनेंशियल इंक्लूजन, तो फाइनेंशियल इंक्लूजन को सपोर्ट करेगी ये, ठीक है, थ्रू द एफर्ट्स ऑफ रीजनल रूरल बैंक्स एंड कोऑपरेटिव बैंक्स, ठीक है। फिर आपका ये प्रमोशन ऑफ लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज एंड माइक्रो इंटरप्राइजेज, फिर रिसर्च एंड डेवलपमेंट को ये प्रमोट करेगी रूरल सेक्टर में, ठीक है। तो ये सारा है दोस्तों। आप देख लीजिए नाबार्ड का क्या क्या इनिशिएटिव है। तो एक समझ लीजिए आप इनिशिएटिव है इसका रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, ये इसका इनिशिएटिव है, ये आप लिख लीजिए। फिर दूसरा आप लिख लीजिए वाटर शेड डेवलपमेंट फंड ये लिख लीजिए। तीसरा लिख लीजिए ट्राइबल डेवलपमेंट फंड। फिर आप लिख लीजिए किसान क्रेडिट कार्ड, ठीक है। ये चार चीज़ आप लिख लीजिए कि जो कि नाबार्ड के अंतर्गत आता है, यानी जो कि नाबार्ड का इनिशिएटिव है रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, वाटर शेड डेवलपमेंट फंड, ट्राइबल डेवलपमेंट फंड और किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम। किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम में नाबार्ड के साथ साथ RBI भी है, ठीक है। तो इसको आपको ध्यान में रखना है, बाकी आपको कुछ भी और करने की ज़रूरत इसमें नहीं है। अब आ जाइए दोस्तों इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के ऊपर जो आर्टिकल है इसको देख लेते हैं। क्यों न्यूज़ में ये इसको आपको जानना उतना ज़रूरी नहीं है, ठीक है। आप सीधे समझिए कि इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च काम करती है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर के अंदर। तो लिख लीजिए इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च
ऑटोनोमस बॉडी अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर। तो ये आप लिखिए, पहले इसका नाम था इंपीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, यानी ये ब्रिटिश टाइम से ही चलता आ रहा है। इसको इस्टेब्लिश किया गया था इन 1929। तो लिख लीजिए, अर्लियर इंपीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च इस्टेब्लिश्ड इन 1929, ठीक है, अंडर सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860, ठीक है, ठीक है, ये आपको लिख लेना है। बाकी और कुछ भी लिखने की ज़रूरत नहीं है कि इन परसुएंस ऑफ रिपोर्ट ऑफ रॉयल कमीशन ऑफ एग्रीकल्चर, तो रॉयल कमीशन ऑफ एग्रीकल्चर के रिपोर्ट के आधार पर इसको क्रिएट किया गया था। इसका फंक्शन है कोऑर्डिनेट करना, गाइड करना, मैनेज करना रिसर्च एंड एजुकेशन इन एग्रीकल्चर इंक्लूडिंग हॉर्टिकल्चर, फिशरीज, एनिमल साइंसेस इन द कंट्री। बाकी ये सारा चीज़ आप नाम से आराम से जज कर सकते हैं, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। फिर इंडिया में 113 से ज़्यादा ICAR इंस्टीट्यूट्स हैं, 74 एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ हैं। तो इन सब चीज़ों के बारे में आपको पता रहना चाहिए। फिर देखिए रोल क्या क्या है प्ले किया है ICAR ने। तो यहाँ पे मैं आपको कुछ कुछ लिखने के लिए बोलूँगा, वो आपको लिखना है। तो इसने क्रॉप वेराइटीज़ को प्रमोट करने में रोल प्ले किया, जैसे ग्रीन रिवॉल्यूशन में नए नए क्रॉप वेराइटीज़ डेवलप करने में ICAR ने रोल प्ले किया है। तो जैसे आपको लिखना है जया क्या है, तो लिख लीजिए जया, स्वर्णा और पूसा बासमती 1121, ये क्या है, ये तीनों राइस वेराइटीज़ हैं, ये आपको लिख लेना। और पूसा बासमती 1121 के नीचे आप थोड़ा सा ऐसे लाइन खींच करके ये भी लिख दीजिए कि वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट बासमती राइस है। तो पूसा बासमती 1121 इज वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट बासमती राइस, ये आप लिख लीजिए प्लीज़। अब आप अगला लिखिए HD 2967 और DBW 187, ये क्या है, वीट की वेराइटीज है, इसको प्लीज़ लिख लीजिए। HD 2967 एंड DBW 187 दे आर वीट वेराइटीज। बाकी ये सब लिखने की जरूरत नहीं है आपको। देखिए जो ICAR है, इसने सीड्स को डिपॉजिट किया है स्वालबर्ड ग्लोबल सीड वॉल्ट में, ठीक है, स्वालबर्ड ग्लोबल सीड वॉल्ट में। तो आपको ये बताना है कि स्वालबर्ड ग्लोबल सीड वॉल्ट कहाँ पर है, ठीक है। दूसरा काम क्या किया है दोस्तों, इसने इस्टेब्लिश करने में हेल्प किया है नेशनल जीन बैंक को। तो देखिए स्वालबर्ड ग्लोबल सीड वॉल्ट आप लिख लीजिए, ये है बेसिकली नॉर्वे में, और ये बहुत ठंडा जगह है। तो वहाँ ठंडे जगह में किसी भी चीज़ के प्रिजर्वेशन में क्या है ना, आपको बहुत हेल्प हो जाती है, ठीक है। तो वहाँ पर सीड्स की वेराइटीज़ को प्रिजर्व किया जाता है अलग अलग जगह से ले आकर के, क्योंकि मान लीजिए अगर किसी भी डिजास्टर वगैरह के कारण वहाँ की वो वैरायटी नष्ट हो जाती है, तो यहाँ इस स्वालबर्ड ग्लोबल सीड वॉल्ट से उस वैरायटी को दोबारा ले जा करके वहाँ पर फिर से उगाया जा सकता है। यही पर्पस है आपका ये सीड वॉल्ट का। तो जैसे ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा सीड वॉल्ट है स्वालबर्ड ग्लोबल सीड वॉल्ट, उसी तरह से वर्ल्ड का दूसरा बड़ा जो सीड वॉल्ट है, यानी जिसको जीन बैंक बोलते हैं, वो है इंडिया में, जिसका नाम है नेशनल जीन बैंक न्यू दिल्ली। तो ये सबसे बड़ा फर्स्ट है और ये सेकंड है नेशनल जीन बैंक, जो कि न्यू दिल्ली में है, और इसको इस्टेब्लिश करने में ICAR ने रोल प्ले किया दोस्तों, ठीक है। फिर आप बाकी आप समझ लीजिए कि इसने ग्लोबल जीनोम सीक्वेंसिंग में राइस के, वीट के, टोमेटो, पोटैटो के, फिर पिजन पी, जूट, मैंगो, इन सब के जीन सीक्वेंसिंग में हेल्प किया है। फिर इसने प्रमोट किया है क्लाइमेट स्मार्ट फार्मिंग को विद द हेल्प ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग, क्लाइमेट रेजिलिएंट वेराइटी सच एज, ये सब, ठीक है। फिर बिग टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस ये लेकर के आया है, जैसे कि बायो फोर्टिफाइड क्रॉप्स लेकर के आया है ये सोलापुर लाल, और फिर ग्राउंडनट गिरनार, ये सब चीज़ लेकर के आया है। फिर इसने डेवलप किया है दोस्तों पूसा डिकम्पोजर। तो ये आप लिखेंगे, अगेन राइट इट डाउन, कि पूसा डिकम्पोजर क्या है। पूसा डिकम्पोजर क्या करता है, इन सीटू एंड एक्स सीटू क्रॉप रेसिड्यू डिकम्पोजिशन करता है, ठीक है। बस आपको इतना लिख देना है, पूसा डिकम्पोजर क्या करता है, इन सीटू एंड एक्स सीटू क्रॉप रेसिड्यू डिकम्पोजिशन करता है। और इसको किसने डेवलप किया, ICAR ने डेवलप किया है दोस्तों। अब इसको देख लीजिए, इंडिया ने फर्स्ट क्लोन्ड बुफेलो बनाया था वर्ल्ड का, ठीक है। वर्ल्ड का फर्स्ट क्लोन्ड बुफेलो किसने बनाया था, इंडिया ने, ठीक है।
और फर्स्ट इन विट्रो फर्टिलाइज्ड बुफेलो काल्फ भी बनाया था। ठीक है, फर्स्ट इन विट्रो फर्टिलाइज्ड बुफेलो काल्फ भी बनाया था जिसका नाम था प्रथम। आपको लग सकता है कि इंपॉर्टेंट है, बट इस तरह से शायद पूछना बहुत मुश्किल है क्वेश्चन। आप सोचिए कि किस पॉइंट को क्वेश्चन में इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। ठीक है, तो वो से एसएससी वगैरह में शायद पूछा भी जा सके, बट ऐसे आपको नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, ये कंसल्टेटिव ग्रुप ऑन इंटरनेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च, ये क्या है इसके बारे में जान लेते हैं। इसको इस्टेब्लिश किया गया था 1971 में, और जो कि एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप ऑफ डोनर्स है दैट सपोर्ट 15 इंटरनेशनल रिसर्च सेंटर्स वर्किंग इन कोलैबोरेशन विद गवर्नमेंट, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन एंड प्राइवेट बिजनेसेस। ठीक है, और CGIAR करता है ग्लोबल रिसर्च पार्टनरशिप फॉर फूड सिक्योर फ्यूचर। तो इसका काम ये है कि फ्यूचर जो है उसमें फूड सिक्योरिटी होनी चाहिए, फूड सिक्योरिटी होनी चाहिए। और इसमें 15 इंटरनेशनल रिसर्च सेंटर्स, बहुत सारे गवर्नमेंट्स, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस और प्राइवेट बिजनेसेस मिल करके ये काम करते हैं। ठीक है, और इसका इम्पैक्ट एरिया यही है: न्यूट्रिशन, हेल्थ एंड फूड सिक्योरिटी, पॉवर्टी रिडक्शन, लाइवलीहुड एंड जॉब, जेंडर इक्वालिटी, यूथ एंड सोशल इंक्लूजन, क्लाइमेट एडेप्टेशन एंड मिटिगेशन, इन्वायरमेंटल हेल्थ एंड बायोडाइवर्सिटी। फॉर्चुनेटली कुछ भी आपको लिखने की और याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आप बस इतना लिख चाहें तो लिख सकते हैं कि कंसल्टेटिव ग्रुप ऑन इंटरनेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च क्या है, तो इसको लिख लीजिए, इस्टेब्लिश्ड इन 1971, और ये एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप ऑफ डोनर्स है। ठीक है, दैट सपोर्ट 15 इंटरनेशनल रिसर्च सेंटर्स इन कोलैबोरेशन विथ गवर्नमेंट, CSO, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन एंड बिजनेसेस। बस इतना लिख लीजिए और कुछ भी मत लिखिए। ठीक है, बाकी आपको नाम से ही पता चल जाएगा, एग्रीकल्चर रिसर्च है तो फूड सिक्योरिटी के लिए तो काम करेगा ही। ठीक है, न्यूट्रिशन के लिए काम करेगा ही, तो बाकी सारी चीज़ें क्या है, पॉवर्टी रिडक्शन ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो वो सब कुछ भी लिखने की आपको ज़रूरत नहीं है दोस्तों। इसी के साथ हमारा आज का ये भी सेशन कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, मैं छोटा छोटा सेशन रख रहा हूँ ताकि आपको बहुत ज़्यादा बर्डन ना पड़े। आप एक एक सवा घंटे में एक एक सेशन को आसानी से निपटाते चले जाएँ, और आपको ऐसा ना लगे कि बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ रहा है आपको करंट अफेयर्स को मैनेज करने के लिए। तुरंत मैं आपको अगला वीडियो लेकर के आऊँगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।